मेरे पास वक्त बहुत कम था। हर लम्हा इस बात का खतरा था कि कहीं कोई आ न जाए। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर किसी न किसी ने पुलिस को फ़ोन ज़रूर कर दिया होगा और मैं यहाँ कैद होकर रह गया था। टोरमेंटो को उसके हाल पर छोड़कर मैं तेज़ी से निचली मंजिल पर आया और आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा। निचली मंजिल की रोशनियां जलाने पर यह हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि कहीं किसी किस्म की अफरा तफरी नजर नहीं आ रही, जैसे वहां कोई गैर मामूली वाकया हुआ ही ना हो। आर्थर के कमरे के दरवाजे पर मुझे पहली गैर मामूली अलामत नजर आई। सुर्ख रंग के मार्कर से 2 अदद तिरछी लकीरें खींची गई थीं, जो एक दूसरे को दरमियान से कता करती हुई गुजर रही थीं। यानी सुर्ख रंग से ज़रब का निशान बनाया गया था। मेरे पास इस निशान पर गौर करने की मोहलत नहीं थी, इसलिए मैंने उस निशान को नज़रअंदाज करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर मलगजी रोशनी में पूरा कमरा उलट पलट दिखाई दे रहा था। मैंने कमरे में दाखिल होकर लाइट जला दी और फौरन ही आर्थर के बाहर न आने की वजह मेरी समझ में आ गई। वो अब कभी खुद से अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रह गया था। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी और मुंह खुला हुआ था। उसे भी कत्ल कर दिया गया था। वक्त जाया किए बगैर मैं आगे बढ़ा और मैंने दीवार में नस्ब उस आहनी सेफ को देखा जो खुला हुआ था। उसकी सफाई कर दी गई थी। मालूम नहीं आर्थर उसमें रकम के अलावा और क्या चीजें रखता होगा। मुझे यकीन था कि कुछ खुफिया किस्म के कागजात भी उस सेफ में रखता होगा। बहरहाल अब न वहाँ कोई रकम थी और ना ही किसी किस्म का कोई कागज था। उस आहनी सेफ के अलावा कमरे की हर चीज तकरीबन उधेड़ दी गई थी। पुलिस तफ्तीश करती तो उन्हें डाकू करार देती जो लूट मार करके चले गए थे। मैंने कमरे की लाइट ऑफ की और राहदारी में निकल आया। अभी मैं राहदारी में ही था कि मैंने पुलिस कार के सायरन की आवाज़ सुनी जो तेजी से करीब आती जा रही थी। किसी पड़ोसी ने फ़ोन करके पुलिस को मुत्तला किया होगा। मेरी रफ्तार में अचानक बहुत तेजी आ गई। मैं कई सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। टोरमेंटो के सीने से गाढ़ा गाढ़ा खून उबल रहा था और वो बदस्तूर गशी की कैफियत में था। उसे नज़रअंदाज करके मैं अपनी ख्वाबगाह में आया, जहां मैंने मकामी करेंसी छोड़ी थी जो आर्थर ने मेरे हवाले की थी। वहीं अलमारी में टोरमेंटो ने भी अपनी रकम रखी थी। अपने पैसों के अलावा मैंने टोरमेंटो के पैसे भी जेब में ठूंसे और वापसी के लिए पलट गया। पुलिस कारें अब बहुत नजदीक आ गई थीं। शायद वो बंगले के अहाते में दाखिल हो रही थीं और जब तक मैं दोबारा निचली मंजिल पर पहुंचा, पुलिस कारें न सिर्फ रुक चुकी थीं बल्कि उन्होंने कॉल बेल का बटन भी दबा दिया था। मैं बुरी तरह से घिर गया था। पुलिस चूंकि फायरिंग की इत्तला पाकर यहाँ पहुंची थी, इसलिए इम्कान था कि वो बंगले को घेरे में ले लें। सोचने समझने का वक्त नहीं था, तेजी से अमल करने का वक्त था। मैं उनके नरगे से महज अपनी रफ्तार के बल पर ही निकल सकता था, वरना एक बार वो मुझे घेरने में कामयाब हो जाते तो कम से कम फौरी तौर पर उनकी गिरफ्त से बचना मेरे लिए मुहाल हो जाता। बाद में अगर फरार होने का मौका मिल जाता तो और बात होती। मैं निचली मंजिल पर रुके बगैर अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अकबी दरवाज़ा मुकफ्फल न हो, और उस वक्त मैं खुशी से निहाल हो गया जब मैंने अकबी दरवाजे को गैर मुकफ्फल पाया। सिर्फ अंदर से चिटखनी लगी हुई थी। दरवाजे से बाहर निकलने से कबल मैंने झांक कर बाहर का जायजा लिया और मैदान साफ पाकर जल्दी से बाहर निकला और एक नज़दीकी कद्दे आदम पौधे के अकब में पहुंच गया। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर होती तो मैं उन पुलिस वालों की नज़रों में आ गया होता जो पोजीशन लेने के लिए अकबी समत आ गए थे। उनका अंदाज वाकई ऐसा था जैसे वो डाकुओं को घेरे में ले रहे हों। मैं सांस रोकर उन्हें देखने लगा। इतनी चांदनी तो थी कि कुछ फासले तक साफ देखा जा सकता था। मुझे अगर बर वक्त आड़ न मिल जाती तो मुड़ते वक्त वो जरूर मुझे देख लेते। वो 2 पुलिस वाले थे और एक शायद हेड कांस्टेबल था। हेड कांस्टेबल ने उन दोनों को हिदायत दी और उन्हें मुतय्यन करके वापस चला गया। दोनों के हाथों में खुदकार राइफलें थीं और रुख बंगले की तरफ था। ताहम दोनों के अंदाज में बेपरवाही थी। एक ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, क्या मुसीबत है? फायरिंग करने वाले क्या हमारे इंतजार में अब तक अंदर बैठे होंगे? मैंने दिल ही दिल में उसकी जहानत की दाद दी। वो वाकई दुरुस्त कह रहा था। दूसरे कांस्टेबल ने कहा, हमें क्या, हमें तो अहकामात की बजावरी से गरज होनी चाहिए। पहले ने कहा, मैं ऐसी फर्ज शनासी के खिलाफ हूँ जिसमें आदमी को अक्ल के मुनाफी काम करना पड़े। दूसरा बोला, अक्ल इस्तेमाल करोगे तब भी उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी अक्ल इस्तेमाल किए बगैर मिलती है। पहले ने कहा, नहीं यार, जरा गौर तो करो। अगर कोई बंगले में होता तब भी सायरन सुनकर फरार हो गया होता या हमारे इंतजार में बैठा रहता। दूसरा बोला, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अगर कोई अंदर नहीं होगा तो हमारा क्या जाता है, बल्कि ये हमारे लिए अच्छा ही है। खामखा मुकाबला करने से तो बचेंगे। पहला कांस्टेबल बड़बड़ा कर खामोश हो गया और मैं पलटकर अकबी दीवार की तरफ देखने लगा जो ज्यादा बुलंद नहीं थी, मगर उस तक पहुंचना भी मसला था। दीवार मुझसे कम से कम 6 फुट के फासले पर थी। मैं अपनी जगह छोड़ता तो किसी की भी नजरों में आ सकता था।
मैंने किसी मुनासिब मौके का इंतजार करने का फैसला करने में आफियत जानी। चंद ही मिनट बाद एक सार्जेंट आता दिखाई दिया। उसके साथ चंद सिपाही भी थे। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, तमाम खिड़कियां और दरवाजे चेक करो, शायद कहीं से अंदर दाखिल होने का रास्ता मिल जाए। वो सामने वाले रास्ते की तरफ से मायूस होकर उस तरफ आए होंगे। सदर दरवाजा तो मुकफ्फल था और अंदर कोई नहीं था जो दरवाजा खोलता। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अकबी दरवाजा दरियाफ्त कर लिया जो खुला हुआ था। इस दरियाफ्त ने उनमें सनसनी सी फैला दी और फिर सार्जेंट के हुक्म पर कई सिपाही दौड़ते हुए बंगले के अंदर घुस गए। कुछ बाहर ही रुके थे, मगर अब उन सब की तवज्जो अकबी दरवाजे की तरफ थी और वो किसी गैर मामूली वक़ूए की तवक्को कर रहे थे। ये मौका मेरे लिए बहुत गनीमत था। इससे फ़ायदा न उठाता तो शायद इसके बाद कोई और मौका न मिल पाता। उन्हें अंदर कोई न मिलता तो फिर उनकी तवज्जो बाहर की तरफ ही मरकूज होती। चूंकि तमाम लोगों की तवज्जो दरवाजे पर मुर्तकिस थी, इसलिए मैंने धड़कते दिल के साथ अपनी जगह छोड़ी और अकबी दीवार की तरफ बढ़ रहा था। चांद ऐसे जाविये पर था कि उसकी रोशनी बराह रास्त मुझ पर नहीं पड़ रही थी। दीवार के नज़दीक पहुंचकर खड़े होने से कबल मैंने पलट कर देखा। अब भी उनमें से कोई इस तरफ नहीं देख रहा था। मैं तेजी से खड़ा हुआ और अकबी दीवार पर चढ़ गया। बदकिस्मती से उसी वक्त किसी ने पलट कर देखा और मुझ पर निगाह पड़ते ही वो जोरदार आवाज के साथ चीखा। वो रहा। फिर उसने चीख कर मुझसे कहा, रुक जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। इतनी मोहलत बहुत थी। उसका जुमला मुकम्मल होने से कबल ही मैं दूसरी तरफ कूद चुका था। पुलिस वालों ने भी फायरिंग करने में तामुल नहीं किया, मगर मुझे ललकारना उनकी गलती थी। जितनी देर में उनकी ललकार मुकम्मल हुई उतनी देर में तो मैं दूसरी तरफ पहुंच चुका था। गोलियां मेरे ऊपर से निकल गईं। लगातार फायरिंग की आवाजों ने इलाके का सुकून दरहम बरहम कर दिया था। जमीन पर गिरते ही मैंने बड़ी फुर्ती से खुद को संभाला और दाईं तरफ दौड़ लगा दी। अकबी गली ना हमवार थी और हमवार सड़क के मुकाबले में यहाँ दौड़ना दुश्वार साबित हो रहा था। मुझे 2-3 बार ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। उधर पुलिस वाले अब दीवार पर चढ़कर मुझ पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं बंगलों की दीवारों से करीब रहकर दौड़ रहा था, इसलिए उनकी कोशिशें रायगां साबित हो रही थी। मैंने पास बंगलों की खिड़कियां खुलने की आवाजें भी सुनी थी। मैं शदीद खतरे में घिर गया था, एक ऐसा खतरा जिससे निकलना मुहाल था। मुझे गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता था। वाहिद सूरत यह थी कि मुझे कोई पनाहगाह मयस्सर आ जाती। मैं अगरचे खासी तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था, मगर इस तेज रफ्तारी की कोई वक़्त नहीं थी। जदीद तरीन साजो सामान से लैस पुलिस को धोखा देकर निकल जाना नामुमकिनात में से था और मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास था। मुझे ये भी मालूम था कि जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा मेरे बच निकलने के इम्कानात उतने ही कम होते चले जाएंगे। यही वजह थी कि मैंने दौड़ते दौड़ते रुककर एक निगाह अकब में डाली और जब मुझे अपने अकब में कोई नजर नहीं आया तो मैंने एक और बंगले की अकबी दीवार फलांगने में एक लम्हे की भी ताखीर न की। ये आर्थर के बंगले से चौथा बंगला था। पुलिस वाले शायद हुक्म के इंतजार में रह गए थे, वरना अगर वो तेजी दिखाते तो अकबी गली में होते और मुझे गुम होने का मौका न मिल पाता। मगर अब तो मौका मिल ही गया था। ये अलग बात है कि इस मौके से फायदा उठाते ही एक सुरीली निस्वानी चीख से वास्ता पड़ा। यही शुक्र था कि चीख की आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी या शायद फायरिंग में दब गई थी। मैंने चौंक कर देखा, वो एक सर्वेंट क्वार्टर था जिसके दरवाजे पर वो खड़ी हुई थी और उसने चीख दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अंधेरे के बायस उसके खद्दोखाल वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसका जिस्म मारे खौफ के लरज रहा था। शायद वो फायरिंग की आवाज सुनकर उठी थी। उसका खौफजदा होना फितरी अमर था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म के इर्तियाश में इजाफा हो गया है और गालिबन वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेना चाहती थी, मगर उसमें अपनी जगह से हरकत करने की हिम्मत ही नहीं रह गई थी। शायद उसने मेरी आवाज ही नहीं सुनी थी। अगर सुनी थी तो उसका खौफजदा ज़हन अल्फाज को मरबूत करके उनसे कोई मानी अखज़ करने से कासिर था। वो अब भी यही समझ रही थी कि मैं उसकी तरफ किसी बुरी नीयत से बढ़ रहा हूँ। मैं अचानक रुक गया। उसका खौफ दूर किए बगैर उसकी तरफ बढ़ना, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करना ठीक नहीं था। खौफ की इंतहा किसी ऐसी खौफनाक चीख को जन्म दे सकती थी जो दूर तक सुनी जाती। मेरी जहाँ मौजूदगी का राज फाश हो जाता और मुझे अपना बचाव करने के लिए असर नौ जदोजहद करनी पड़ती। सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे में तन्हा उसकी मौजूदगी जाहिर करती थी कि उसके अलावा वहाँ कोई और नहीं है। अगर होता तो लगातार होने वाली फायरिंग के शोर के बाद सो न रहा होता, उसके साथ ही दरवाजे पर नजर आता। इस एतबार से ये जगह बहुत महफूज थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। मैंने रुकते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी।
अगर मुझे बेगुनाह मरते हुए देखना चाहती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने उस पर एक नफ्सियाती हरबा आजमाया था। मुझे इस हरबे की कामयाबी का 100% यकीन नहीं था। ताहम अगर ये हरबा कामयाब ना होता तो मेरी मुश्किलात में 100% इजाफा ज़रूर हो जाता। मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ा और मुर्दा से अंदाज में चलता हुआ उससे दूर होने लगा। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं उसे धमकी देकर भी पनाह हासिल कर सकता था, मगर हालात के पेश नज़र मैं कोई आर्जी कदम उठाने से गुरेज कर रहा था। ये जुआ भी मैंने इसलिए खेला था कि जो भी नतीजा निकले मुस्तकिल बुनियादों पर निकले। गली से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और मेरा खून खुश्क हो गया। उसके साथ ही बंगलों की कतार के सामने वाली सड़क पर से पुलिस कार का सायरन सुनाई दिया। गोया पुलिस वालों ने मेरी तलाश के लिए लाहे अमल तय कर लिया था। वो उस समत से वाकिफ थे जिधर मैं गया था। उन्होंने मुझे हर तरफ से घेरने का फैसला कर लिया था। उन्हें अंदाजा होगा कि एक आदमी इतनी देर में ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकता है। अगर वो पूरे इलाके को घेर कर पूरी तरह तलाशी न लेते तो मैं कहता कि बसरे का पुलिस डिपार्टमेंट इस काबिल है कि उसे तोड़ दिया जाए। मैं बड़े मुज़महिल अंदाज में चल रहा था, बोझल कदमों से और आहिस्ता आहिस्ता। मैं उसे सोचने का ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहता था। उस पर मेरा हरबा अगर कारगर न होता तो फिर फौरी तौर पर कोई जाए पनाह मिलनी मुश्किल थी। ठहरो, ये रूह अफजा निस्वानी सरगोशी मैंने उस वक्त सुनी जब मैं तकरीबन मायूस हो चला था। मैं रुक कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ पलटा। मुझ पर इस तरह भी कैफियत तारी हो रही थी, मगर जल्दबाजी से खेल बिगड़ सकता था, इसलिए मैं खुद पर जबर करने के लिए मजबूर था। वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकलकर मेरी तरफ आ रही थी। कुछ देर कबल मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो खौफजदा थी, लेकिन अब वो खुद मेरी तरफ आ रही थी तो उसे कोई खौफ नहीं था। उसने मेरे नजदीक पहुंचकर कहा, तुम कौन हो और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? अब ना तो वो खौफ से लरज रही थी और ना ही उसकी आवाज में खौफजदगी का कोई तासुर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मुझे पनाह देने के लिए तैयार हो या नहीं। वो लोग मुझे हर तरह ढूंढते फिर रहे हैं, किसी भी लम्हे यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो बेमौत मारा जाऊंगा। वो एक बार फिर तजब्जुब में मुब्तला हो गई। मालूम नहीं क्या सोचने लगी थी। बिलाखिर मुझे उसको टोकना पड़ा। मैंने कहा, तुम किस सोच में गुम हो गई? मुझे हाँ या ना में जवाब तो दे दो। उसने चौंक कर मुझे देखा। बोली, मैं सोच रही थी अमूमन मर्द औरतों को पनाह दिया करते हैं, आज एक औरत एक मर्द को पनाह देगी। आओ। मैं उसके साथ चलता हुआ सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हो गया। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। एक कमरे के क्वार्टर में गहरी तारीकी छा गई। फिर उसने लाइट जला दी। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने से लाइट बाहर नहीं जा सकती थी। रोशनी होते ही मैंने उसका जायजा लिया। वो खासी खुश शक्ल लड़की थी। उम्र 25 से 30 के दरमियान रही होगी। मेरी तजर्बेकार निगाहों से उसका पेशा पोशीदा नहीं रह सका और मुझे हैरत हुई। जिस पेशे से उसका ताल्लुक था उसमें तो हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, फिर वो इस कदर खौफजदा क्यों हो गई थी? वो भी मुतजस्सिस नजरों से मुझे देख रही थी। शायद मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा अंदाजा करना चाह रही थी, मगर वो जो अंदाजा भी लगाती गलत ही होता। मेरी हकीकत तक पहुंचना आसान काम नहीं था। रात सोने से कबल मैंने और टॉर्मेंटो ने जो मेकअप किए थे उनकी बदौलत हम दोनों के खद्दोखाल मकामी लोगों के जैसे हो गए थे और अब हमें गैर मुल्कियों की हैसियत से शनाख्त नहीं किया जा सकता था। जो भी हमें देखता मकामी ही समझता। टॉर्मेंटो की जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं था, अलबत्ता मैं मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए जिंदा था। मैंने उस पर से नजरें हटाते हुए कहा, तारीख शाहिद है कि मर्द ने हमेशा औरत के दामन में पनाह ली है। अब मैं कमरे का जायजा ले रहा था। वो सिर्फ एक कमरा था और बस छत पर एक पंखा टंगा हुआ था जो उस वक्त भी चल रहा था। एक दीवार के साथ लकड़ी का पुराना सा रैक रखा हुआ था जिस पर गर्द की तहें जाहिर कर रही थी कि उसे अरसे दराज से इस्तेमाल नहीं किया गया। एक स्टूल था जो कभी बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। उसके अलावा कमरे में जो सामान था वो एक झिलंगी सी चारपाई थी जिस पर एक बोसीदा गद्दा बिछा हुआ था। गद्दे पर बिछी हुई चादर न सिर्फ मैली थी बल्कि इस कदर तही दामन थी कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद गद्दे की बोसीदगी को छुपाने में नाकाम थी। एक तकिया भी था जो अपनी जाहिरी हालत के एतबार से चारपाई, गद्दे और उस पर बिछी हुई चादर से हम आहंग नजर आ रहा था। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी। बोली, तारीख के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता मेरा जाती तजर्बा तो यही है। अब वो कतई खौफजदा नजर नहीं आ रही थी। मेरी निगाह चारपाई के नीचे रिंग गई जहां एक उम्दा किस्म का मुख्तसर सा सूटकेस रखा हुआ नजर आ रहा था। इस सर्वेंट क्वार्टर में वो वाहिद चीज थी जो इस लड़की की शख्सियत और इसके जिस्म पर मौजूद लिबास से मेल खाती थी। वो बोली, मालूम नहीं तुम कौन हो और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी है। सूरत से तो मासूम नजर आ रहे हो, मगर जरूरी तो नहीं कि आदमी का जाहिर भी उसके बातिन की ही तरह हो।
मैं मुस्कुराया, कहा कतई जरूरी नहीं, बल्कि ज़ाहिर व बातिन कभी यकसां नहीं होते। आदमी खुद को दरियाफ्त करते करते ही चल बसता है। वो भी जवाबन मुस्कुराई, बोली मेरा नाम सोनिया है। अगर तुम्हें जमाने की सर्दो गर्म की जरा सी भी हवा लगी है तो तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मेरा पेशा क्या है। मुझे मालूम है कि औरत को देखकर अच्छा खासा अहमक भी फलसफा बोलने लगता है। तुम सूरत से तो मासूम नजर आते हो, मगर अहमक हरगिज नहीं हो सकते। तुम्हारी आंखों की चमक तुम्हारी जहानत की अक्कासी करती है। मैंने कहा मेरा नाम अली है और मैं अमली आदमी हूँ, मगर तुम्हारे तजुर्बे को चैलेंज करने की जसारत नहीं कर सकता। तुम्हारे बारे में मैं अंदाजा कर चुका हूँ। तुम पेशेवर हो, मगर खुद को एहतियात से खर्च करने की आदी हो, और इसी बात पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी एक सादा सी बात को फलसफे के रूप में सुना, वरना जो कुछ मैंने कहा उसे सिद्क़े दिल से हकीकत जान कर कहा था। वो हंस पड़ी, बोली तुम यहाँ पनाह गुज़ीन नहीं, मेरे मेहमान हो। मेरा कुल सरमाया तुम्हारे सामने मौजूद है। मुझसे किसी बड़ी मेज़बानी की तवक्को मत रखना। उसके लहजे में हल्की सी शोखी थी। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, बड़ी मेहरबानी की तवक्को तो रख सकता हूँ, हालांकि इससे बड़ी मेहरबानी तो तुम पहले ही कर चुकी हो। वो अफसुर्दा सी हो गई, बोली तुम देख रहे हो कि मैंने अब तक तुमसे बैठने को भी नहीं कहा। समझ में नहीं आता कि तुम्हें कहाँ बैठाऊं। मैंने गर्दालूद स्टूल खींचकर बिला तकल्लुफ उस पर बैठते हुए कहा, मुझे अपने दिल में बिठाओ, आंखों में जगह दो। इस कोठड़ी में तो अपनी जगह मैं खुद बना सकता हूँ। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने संजीदगी से कहा, इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि अपने मोहसिनों का मजाक उड़ाता फिरूं। बोली तो फिर तुम्हारी इस बात को क्या समझूं? किसी होशमंद से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी ऐसी औरत के दिल में बसने की ख्वाहिश करे जो रोज एक नई आगोश की जीनत बनती हो। मैंने दोनों कानों को हाथ लगाए, कहा अगर होशमंदी इसी का नाम है तो मैं बाज आया। माशरा जितनी इज्जत उन लोगों को देता है जो बगैर किसी मजबूरी के सिर्फ अपनी दौलत के बल पर किसी की मजबूरियां खरीदते हैं, मेरी नज़र में ऐसे लोग उन साहिब सरवत लोगों से कहीं ज्यादा मोहतरम होते हैं, और मजबूरियां खरीदने वाले मेरी नज़र में हशरातुल अर्ज से भी ज्यादा बेवक़्त होते हैं। वो एक झटके से झिलंगी चारपाई में गिर गई। बोली तुम इंतहाई खतरनाक आदमी मालूम होते हो। उसने मुझे घूरते हुए कहा, पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम इतने सुकून से यहाँ बैठे बातें बना रहे हो। मैंने कहा सिर्फ मेरे पीछे नहीं है सोनिया खानम, इस वक्त तक पूरा इलाका घेरे में लिया जा चुका होगा और कुछ अजब नहीं कि हर घर की तलाशी भी ली जाए। वो बोली ऐसी कौन सी वारदात करके भागी हो कि तुम्हारी खातिर पुलिस इतनी दर्दसरी मोल लेगी? मैंने कहा एक गैर मुल्की कत्ल हो गया है और दूसरा शदीद जख्मी। उसका जांबर होना मुमकिन मालूम नहीं होता। वो बौखला कर खड़ी हो गई। बोली दोनों कत्ल तुमने ही किए हैं? बौखलाई वो जरूर थी मगर खौफजदा नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा मेरे पास तो एक कलम तराश चाकू भी नहीं है। मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि मैं उस बंगले में फंस कर रह गया था। खुद भी कत्ल होते होते रह गया और जब पुलिस आई तो उनकी नजरों में भी आ गया। अगर वो मुझे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए तो मैं किसी तरह भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकूंगा। वो बोली तुमने मुझे मुतमईन करने के लिए ये कहानी घड़ी है, वरना दर हकीकत तुमने ही उन दोनों को कत्ल किया होगा।